हाँ भाई बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी ठीक हैं? ठीक नहीं है? सारे जने ठीक हैं? चलो गुड। तो हम लोग करे थे बेटा द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो अभी तक की क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह से पूरा वर्ल्ड दो खेमों में बट चुका था। पहला था सोवियत यूनियन के साथ कौन टक्कर में आ रखा था, जो पहले पोजीशन पे था? बताएंगे मेरे को? यूएस, जिसे बोलते यूएसए। तो इसे बोलते थे फर्स्ट वर्ल्ड। यूएसए को क्या बोलते थे? तो सेकंड वर्ल्ड कौन था? बताइए मेरे को। यूएसएसआर, दैट इज सोवियत यूनियन। तो दोनों के बीच में जबरदस्त कोल्ड वॉर चल रही थी। कोल्ड वॉर आप लोगों को पता है क्या? एक वैचारिक युद्ध, अ वॉर ऑफ आइडियोलॉजी। एक ऐसा युद्ध जो हथियारों के युद्ध में कभी कन्वर्ट नहीं हुआ था। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इंस्टेबिलिटी में कहूं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सोवियत यूनियन का जो खेमा था बेटा, दैट इज सेकंड ब्लॉक, उसमें आ चुकी थी। और उसके साथ जुड़े जो देश थे, जो कंट्रीज थी, वो खुश नहीं थी। वो खुश अब समय आ चुका था कि वो उनसे अलग होना चाह रहे थे। तो लगभग 14-15 देशों का ग्रुप था बेटे ये, जिन्होंने डिसाइड किया फिर फाइनली कि अब हमें सोवियत खेमे में नहीं रहना है। तो ये सब बातें मैं आप लोगों को बता के आ चुका था बेटा, समझ में आ गई थी सारी की सारी। तो सोवियत यूनियन बेटा डिसइंटीग्रेट हो चुका था, सोवियत ब्लॉक टूट चुका था। तो टूटने के बाद परिणाम क्या निकल के आए? सोवियत यूनियन जब टूट गया बेटा, डिसइंटीग्रेट हो गया था, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, समझे? तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक यही रहेगा। तो बड़े ध्यान से सुना बेटा, कहीं भी किसी को कोई भी चीज समझ नहीं आए तो प्लीज उसी टाइम मेरे से पूछ लीजिएगा। कंफर्म है? तो स्टार्ट करते बेटा। तो देखो, कोलैप्स जो हुआ है सेकंड ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक कौन? दैट इज सोवियत यूनियन, दैट इज व्हाट ए, और मैं कहूं सोशलिस्ट सिस्टम जो चल रहा था वो गिर चुका था, वो खत्म हो चुका था। ईस्टर्न यूरोप की मैं बात करता हूं, खास तौर से कहां की बात करूं? ईस्टर्न यूरोप की बेटा। तो वहां पे कॉन्सिक्वेंसेस जबरदस्त रहे हैं, परिणाम जो निकल के आए हैं वो बड़े खतरनाक निकल के आए हैं। तो देखो, कॉन्सिक्वेंसेस तो बेटे काफी सारे हुए थे, लेकिन उन बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस में से, उन बहुत सारे परिणामों में से मैं 3 मेन कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में आपको अभी बताऊंगा। समझे या नहीं समझे मेरी बात? तो स्टार्ट करते बेटा। सबसे पहले जैसा कि बताया गया कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 सोवियत यूनियन, दैट इज यूएसएसआर, एंड यूएस के बीच में कोल्ड वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। दोनों ही कहीं ना कहीं अपना राज इस संसार के ऊपर जमाने में लगे हुए थे। तो लेकिन जब सोवियत यूनियन बेटा डिसइंटीग्रेट हुआ, तो एक कयास लगाया जाने लगा था कि भाई कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है। कोल्ड वॉर क्या हो चुका है बेटा? खत्म हो चुका है। ये जो एक आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट चल रहा था, वैचारिक मतभेद जो चल रहा था, सोशलिस्ट सिस्टम एंड कैपिटलिस्ट सिस्टम। सोशलिज्म कहां? दैट इज सोवियत यूनियन। एंड कैपिटलिज्म कहां था बेटा? यूएसए। कहां था? तो ये जो द्वंद्व चल रहा था, मैं कहूं ये जो वॉर चल रही थी, सोशलिस्ट सिस्टम एंड व्हाट ए कैपिटलिस्ट सिस्टम, कहीं ना कहीं मैं कहूं अब इसकी एंडिंग हो चुकी थी। समझे या नहीं समझे? तो इसी डिस्प्यूट में दोनों ही सुपर पावर्स अपने मिलिट्री जो सेक्टर था उसको लगातार बढ़ाते जा रहे थे, यानी डिफेंस में काफी ज्यादा ये खर्चा करते जा रहे थे। वेपन्स की होड़ इनके बीच में लगी हुई थी, और कहीं ना कहीं मैं बात करूं खतरनाक वेपन्स लाइक न्यूक्लियर वेपन्स, उनकी भी इन दोनों के बीच में जबरदस्त होड़ थी बेटा। तो मैं कह सकता हूं जब ये डिसइंटीग्रेट हो चुका है सोवियत ब्लॉक, तो ये जो होड़ थी हथियारों की, ये जो मिलिट्री अलायंसेस लगातार बनते जा रहे थे, तो उस पर भी कहीं ना कहीं एक फुल स्टॉप लगा था। उस पर भी कहीं ना कहीं क्या बेटा, एक फुल स्टॉप लगा था। तो ये जो रेस चल रही थी, आर्म्स रेस, हथियारों की होड़, उसके ऊपर क्या एक पूर्ण विराम लगा है। कब? जब सोवियत ब्लॉक डिसइंटीग्रेट हो चुका था। समझे या नहीं समझे? तो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस बेटा मैंने क्या बताया आपको, बता सकते हैं मेरे को? कौन बताएगा? किस चीज पे फुल स्टॉप लगा है? कोल्ड वॉर पे। किस पे बेटे?
जो हथियारों की होड़ चल रही थी वो क्या थी, एक हद तक रुक चुकी थी। एक हद तक क्या बेटा जी, समझ में आई बात, कंफर्म है यहां तक। सेकंड पॉइंट जी, सेकंड कॉन्सिक्वेंस की अगर मैं बात करता हूं यही, तो ये लगा लीजिए वर्ल्ड लेवल में पावर से रिलेटेड जो रिलेशंस थे पॉलिटिकली, वो भी कहीं ना कहीं चेंज हुए थे। वो भी कहीं ना कहीं क्या बेटा जी, चेंज हुए थे। तो एंड ऑफ कोल्ड वॉर जो हुई है, एंड ऑफ ए कोल्ड वॉर बेटा जी जो हुई थी यहां पर, तो दो पॉसिबिलिटीज निकल के आई थी। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, जो मैं आपको बता रहा हूं। एंडिंग ऑफ कोल्ड वॉर ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए सोवियत ब्लॉक, दो नई संभावनाएं निकल के आई। क्योंकि देखो बेटे, ये जो कोल्ड वॉर चल रही थी ना, बहुत ध्यान से सुनना, इसका प्रभाव केवल फर्स्ट वर्ल्ड एंड सेकेंड वर्ल्ड, दैट इज यूएस एंड यूएसएसआर पे ही नहीं था, बल्कि इसका इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड पे था। इसका इंपैक्ट क्या था पूरे, और ये लगा लीजिए जो सेकंड सुपर पावर थी बच्चे, वो डिसइंटीग्रेट हो चुकी थी। वो क्या हो चुकी थी, डिसइंटीग्रेट हो चुकी थी, टूट चुकी थी। तो दो पॉसिबिलिटीज जो निकल के आई हैं, तो पहली पॉसिबिलिटी क्या, एक सिंगल सुपर पावर बच गई। अब कौन बची है सिंगल सुपर पावर, बताएंगे मेरे को आप। हाँ जी, यूएस, वेरी गुड, शाबाश। क्या अब वो समय आ चुका था, क्या एक नए दौर का अध्याय मैं कहूं शुरू होने जा रहा था, कि अब पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट एक सिंगल पावर करेगी, और वो सिंगल पावर कौन है, दैट इज यूएस। और मैं कहूं वो पावर नहीं है, वो सुपर पावर है। वो पावर नहीं है, वो क्या है, सुपर पावर है। तो बेटा अब जैसा कि मैंने बताया, पहली पॉसिबिलिटी थी कि शायद अब पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कौन करने वाला है, यूएस। कौन करने वाला बेटा जी, दूसरी पॉसिबिलिटी जो निकल के आए इस डिसइंटीग्रेशन से, मे भी ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट कंट्रीज एक साथ जुड़े, डिफरेंट ग्रुप्स अब एक साथ जुड़े, और इंपॉर्टेंट प्लेयर्स निकल के आए इस वर्ल्ड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में। डिफरेंट कंट्रीज अब अलायंस बनाए अपने, और जो डोमिनेंस है यूएस का, कहीं ना कहीं शायद उसको चैलेंज करें, कहीं ना कहीं शायद उसको क्या करें, चैलेंज करें। तो ऐसे हो भी सकता है कि शायद कोई अकेला सुपर पावर ना हो। ये पॉसिबिलिटीज मानी जा रही थी उस टाइम पे। पहली पॉसिबिलिटी मैंने बताया क्या बेटे, कि अब वर्ल्ड को डोमिनेट कौन करेगा, यूएस, क्योंकि सेकंड सुपर पावर तो क्या हो चुकी है, डिसइंटीग्रेट हो चुकी है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या थी, कि डिफरेंट कंट्रीज अब एक साथ जुड़े, डिफरेंट ग्रुप सब एक साथ जुड़े, जो कि एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के रूप में बाहर निकल के आएंगे। और कहीं ना कहीं जो दबदबा है किसका, यूएस का, वर्ल्ड लेवल पे, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एज वेल एज सोशली, उसको शायद कहीं ना कहीं वो क्या चैलेंज कर सके। तो ये बातें निकल के आई थी। और भाई ये लगा लीजिए जो रिजल्ट निकल के आया, एक्चुअल में रिजल्ट क्या था बेटा, सोल सुपर पावर, एकमात्र कोई सुपर पावर बची थी, तो वो थी कौन, यूएस। वो कौन थी बेटा, यूएस थी। समझे या नहीं समझे, यानी कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, दैट इज पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, किसकी, यूएस की, वो वर्ल्ड को डोमिनेट कर रही थी। वो वर्ल्ड को क्या कर रही थी बेटा जी, डोमिनेट कर रही थी। मैं कहूं कुछ सर्टेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के मैं नाम लूं, वर्ल्ड बैंक की मैं बात करता हूं बेटा, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दैट इज अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको हम बोलते हैं बेटा जी। तो ये पावरफुल एडवाइजर्स थे किनके, इन कंट्रीज के बेटा। वर्ल्ड बैंक हैं, आईएमएफ हैं, एडवाइजर्स थे इन पावरफुल कंट्रीज के लिए। समझे, क्योंकि इन कंट्रीज की ट्रांजिशन के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ये जो दो ऑर्गेनाइजेशंस मैंने बताई, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, लोन प्रोवाइड करते थे बेटा। क्या प्रोवाइड करते थे इनको, ये लोन प्रोवाइड करते थे। और ये लगा लीजिए पॉलिटिकल लाइफ के अंदर अब कहीं ना कहीं लिबरल डेमोक्रेसी आ चुकी थी, कि भाई अब लोगों को डेमोक्रेसी का जो एक स्वाद है, वो उसका मजा लेना चाह रहे थे, कि भाई हमारे अधिकार अब होने चाहिए। तो डिसइंटीग्रेशन का बेटा जो सेकंड कॉन्सिक्वेंस था, यही था जो मैंने अभी आपको बताया, कि अब वर्ल्ड को डोमिनेट कौन करेगा। और जैसा कि रिजल्ट निकल गया भाई, डोमिनेट किसका हुआ, यूएस का। किसका बेटा जी, अब ये लगा लीजिए
तीसरी कॉन्सिक्वेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। कौन से कॉन्सिक्वेंस की तरफ बढ़ते हैं? अब थर्ड कॉन्सिक्वेंस की तरफ बढ़ते हैं। एंडिंग ऑफ सोवियत यूनियन। एंडिंग ऑफ का मतलब क्या है? इमरजेंस ऑफ न्यू कंट्रीज। नए नए देश अब उससे बाहर निकल के आएंगे। जो देश किसके साथ मिलकर रह रहे थे? सोवियत ब्लॉक के साथ मिलकर रह रहे थे, अब वो उससे आजाद हो चुके थे। अब वो देश उससे क्या हो चुके थे बेटा? आजाद हो चुके थे। अब इन इंडिपेंडेंट कंट्री की अपनी अपनी एस्पिरेशंस थी, अपनी आकांक्षाएं थी इनकी, अपनी इच्छाएं थी इनकी कि अब हम अपने देश को किस नए रास्ते से आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि अभी तक तो बेटे देखो, ये जो कंट्रीज थी 14-15 देश जो थे, ये किसके अंडर थे? यूएसएसआर के साथ, सोवियत ब्लॉक के साथ। जो पॉलिसीज इनकी थी डिसाइड कहां से हो रही थी? कम्युनिस्ट पार्टी जो सोवियत यूनियन में थी वो डिसाइड कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? लेकिन अब ये उनसे अलग हो चुके थे और अब इनके सामने एक नया चैलेंज मैं कह सकता हूं कि भाई अब अपने देश का निर्माण कैसे करना है। क्योंकि उनके देश के जो नागरिक हैं उनकी बेटा अपनी कुछ एस्पिरेशंस हैं, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल। तो अब एक नया रास्ता चुनने का समय आ चुका था बेटा। लाइक मैं कहूं बाल्टिक रिपब्लिक्स थे, उनका मैंने आपके सामने जिक्र किया था, या कुछ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, या फिर क्या बेटा? ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो थी, अब कहीं ना कहीं वो चाह रही थी वो नेटो का हिस्सा बन जाए। किसका हिस्सा बन जाए? नेटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये किसका अलायंस है? यूएस का। किसका अलायंस है बेटा? समझे या नहीं समझे? बहुत ध्यान से सुनना। बाल्टिक रिपब्लिक्स मैंने बताया, ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज थी वो किसके साथ जुड़ना चाह रहे थे? नेटो के साथ। तो एक तरह से कहें, एक ब्लॉक को छोड़ के क्या वो दूसरे ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं? दूसरा ब्लॉक कौन है? यूएस। यूएस का ही तो एक अलायंस है नेटो बेटा, वो उसमें जा रहे थे। क्यों? क्योंकि भाई कैपिटलिज्म बहुत डोमिनेट कर रहा था और उनको डेवलपमेंट करनी थी। एक कहावत होती है ना, स्ट्रोंग का साथ लेके चलो तो मुमकिन है शायद कि आप भी स्ट्रोंग बन सके। तो शायद उन कंट्रीज की भी एक एस्पिरेशन दिमाग में कहीं चल रही थी कि सोवियत यूनियन ने तो हमें बर्बाद कर दिया, अगर आबाद होना है तो किसका साथ लिया जाए? यूएस का साथ लिया जाए। किसका साथ लिया जाए? यूएस का। तो ये तो बेटा मैंने बाल्टिक रिपब्लिक्स के कुछ नाम लिया आपके सामने, मैंने ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज की बात की। लेकिन बात करें अगर हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज की, जो कि सोवियत ब्लॉक का पार्ट थी, किसकी मैं बात कर रहा हूं बेटा? सेंट्रल एशियन कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूं। वो अपने ज्योग्राफिकल लोकेशन का फायदा उठाना चाह रहे थे। क्योंकि रशिया की अगर मैं बात करता हूं तो रशिया जो है, मैक्सिमम पार्ट रशिया का एशिया में तो है, कुछ पार्ट रशिया का कहां है? ईस्टर्न यूरोप में। कहां पे बेटा? तो मैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज की जो मैं बात करूं, जो कि सोवियत ब्लॉक में थी, वो अपनी एक ज्योग्राफिकल लोकेशन का एडवांटेज उठाना चाह रही थी। और यही वजह है उन्होंने अपने रिलेशनशिप्स रशिया के साथ खत्म नहीं किए थे। जो टाइज थे उनके, पॉलिटिकल रिलेशंस जो थे, इकोनॉमिक रिलेशन जो थे, उन्होंने रशिया के तोड़े नहीं थे। समझे या नहीं समझे? और साथ के साथ ये अपने रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे वेस्ट के साथ। किसके साथ है? वेस्ट मींस व्हाट? यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी अपने रिलेशंस बना के रखना चाह रहे थे। रशिया के साथ तो है ही है, इन्होंने रशिया का साथ नहीं छोड़ा, प्लस में अपने रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं वेस्ट कंट्रीज के साथ, चाइना के साथ। किसके साथ जी? और ऐसी ही कुछ इमर्जिंग सुपर पावर्स जो थी उनके साथ अपने रिलेशंस मेंटेन करना चाह रहे थे। तो मैं कहूं एक तरह से इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट पे नए नए प्लेयर्स निकल कर आ रहे थे। यानी कि मैं कहूं 91 तक, 1945 से लेके 1991 तक पूरे वर्ल्ड को सिर्फ दो डोमिनेट कर रहे थे, दैट इज यूएस एंड यूएसएसआर। लेकिन अब समय आ गया था नए खिलाड़ियों को भी मौका दिया जाए। और ये नए खिलाड़ी कौन है? जो वर्ल्ड की और दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज थी, अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशंस का फायदा उठा रहे थे वो, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत बड़ी बात होती है और इंटरनेशनल ट्रेड तो जरूरी था। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो ये तीन मेन पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस मैं कह सकता हूं किसके?
जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ। जब सोवियत यूनियन क्या बेटा जी, डिसइंटीग्रेट हुआ है। तो किसी को अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं, अगर कहीं कोई भी डाउट हो तो बेटा पूछना चाहें तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। मैं एक बार दोबारा फिर रिवाइज करवाना चाहूंगा। पहला कॉन्सिक्वेंस क्या आया था बेटा कि भाई कोल्ड वॉर एंड हो गई थी, जो आर्म्स रेस चल रही थी दोनों सुपर पावर्स के बीच में, कहीं ना कहीं वो खत्म हो चुकी थी। दूसरी चीज क्वेश्चन निकल के आया था, क्या अब इस वर्ल्ड पे अकेला राज सोल सुपर पावर दैट इज क्या यूएस का रहने वाला है, या फिर पॉसिबिलिटी है कि नए प्लेयर्स भी निकल के आए। और तीसरी जो मैंने बात बताई आपको कॉन्सिक्वेंस के अंदर, जो नए नए स्टेट्स निकलकर बाहर आए थे सोवियत ब्लॉक से, अब उनकी अपनी कुछ एस्पिरेशंस थी और वो अपने डेवलपमेंट के रास्ते पे चलना चाह रहे थे। बाल्टिक रिपब्लिक्स का मैंने जिक्र किया, ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज का जिक्र किया, जो किसके साथ टाई अप करना चाह रहे थे बेटे, नेटो के साथ। किसके साथ? वहीं मैंने सेंट्रल एशियन कंट्रीज का जिक्र किया बेटे, जो कि अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन का फायदा उठाते हुए रशिया के साथ टाई अप में हैं, एज वेल एज अपने रिलेशन वो एस्टेब्लिश कर रहे थे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, चाइना के साथ और ऐसी ही इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज के साथ। समझे बेटे? तो ये तीन मेन कॉन्सिक्वेंसेस थे किसके, बताएंगे मुझे? जो सोवियत यूनियन क्या हुआ है, डिसइंटीग्रेट हुआ है। क्या हुआ बेटा? डिसइंटीग्रेट हुआ है। समझ आई बात या नहीं आई? नींद किसे आ रही है? हाँ जी, नींद आ रही है, सोना नहीं है। ये बड़ा मजेदार टॉपिक है। अरे वर्ल्ड में हाहाकार मचा हुआ और आप सोने का प्रयास कर रहे हो। सेकंड सुपर पावर टूट चुकी है और आप लोगों को नींद आ रही है। नींद नहीं आनी चाहिए किसी को भी, समझे? तो चलो इसी सिलसिले को बेटा आगे बढ़ाते हैं। मजेदार टॉपिक आएगा और बड़ा शानदार टॉपिक आएगा। और ये लगा लीजिए, ये जो मैं टॉपिक अभी आपको स्टार्ट करवाने जा रहा हूं, 99.99% चांस है बोर्ड में आता ही आता है। और जी जो 0.1% रह गया वो अब फिर आप लोगों की किस्मत है भाई, लेकिन आएगा, चाहे एक नंबर में ही क्यों ना आए। तो स्टार्ट करें नेक्स्ट टॉपिक अपना। नेक्स्ट टॉपिक बेटा शॉक थेरेपी। क्या बेटा जी? शॉक थेरेपी। क्या है ये शॉक थेरेपी? थोड़ी सी देर बाद बताऊंगा। इससे पहले कि मैं शॉक थेरेपी पे पहुंचूं, थोड़ा सा आप लोगों को वापस पीछे लेके चलता हूं। एंड हो चुका था कम्युनिज्म का, हो चुका था, दैट इज व्हाट है, सोवियत ब्लॉक टूट चुका था। कंफर्म है या नहीं कंफर्म है? अब ये जो कंट्रीज सोवियत ब्लॉक से निकली थी, इकोनॉमी इनकी अच्छी नहीं थी। इकोनॉमी को दोबारा से मजबूत करना था बेटा, इकोनॉमी को दोबारा से क्या मजबूत करना था। और बोलते सड़ी गली इकोनॉमी थी और दोबारा से उसको एक खुशबूदार इकोनॉमी में कन्वर्ट करना क्या आसान होगा? क्योंकि अभी तक इन कंट्रीज के अंदर क्या सोशलिज्म चला रहा था। क्या चला रहा था? टोटली जितने भी सेक्टर्स थे क्या थे? स्टेट कंट्रोल्ड सेंटर। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? सरकार का रास्ता, सरकार के अंडर थे। अब ये बाहर निकले हैं, ऑथोरिटेरियन रूल इन कंट्रीज के ऊपर चल रहा था, सोशलिज्म था यहां पर, कैपिटलिज्म का कोई रास्ता नहीं था। कैपिटलिज्म का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब इन नई कंट्रीज ने जो कि सोवियत ब्लॉक से निकल के आई है, नई नई रास्ता अपनाया किसका? कैपिटलिज्म का, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। तो बड़े ध्यान से सुनना बेटा, सोशलिज्म से कहां जा रहे हैं? कैपिटलिज्म की तरफ। किसकी तरफ है? तो ये जो ट्रांजिशन हो रही है सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ, ये ट्रांजिशन बहुत पेनफुल थी, आसान नहीं थी बेटा ये ट्रांजिशन, ये जो बदलाव था। तो ये लगा लीजिए जो मॉडल है ट्रांजिशन का, रशिया की मैं बात करता हूं, सेंट्रल एशिया की मैं बात करता हूं, ईस्ट यूरोप की मैं बात करता हूं, कहीं ना कहीं इनके ऊपर इंफ्लुएंस था वर्ल्ड बैंक का, आईएमएफ का। और ये जो पेनफुल ट्रांजिशन हुआ है फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म, यही कहलाई गई थी शॉक थेरेपी। यही कहलाई गई थी क्या? शॉक थेरेपी। ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन भी नॉर्मल नहीं, पेनफुल ट्रांजिशन ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी टुवर्ड्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और किन कंट्रीज का? जो कंट्रीज कहां से बाहर हुई है? सोवियत ब्लॉक से।
कहां से जी? सोवियत ब्लॉक से। तो देखो एक चीज बताता हूं हिंदी में, अगर मैं आपको समझाऊं, शोक थेरेपी को अगर साधारण भाषा में मैं बताऊं ना, इसको बोला जाता है घाव देकर उपचार करना। घाव देकर उपचार करना मतलब पहले तो आपको घाव दिया गया है और फिर उसका इलाज भी किया जा रहा है। मान लीजिए अगर कोई आपको चोट पहुंचाए पहले और फिर बाद में आके खुद उसका क्या किया जाए? उपचार किया जाए, कैसा लगेगा? अच्छा तो शायद नहीं लगे। तो यही काम ये जो नए नए देश निकल के आए थे सोवियत ब्लॉक के साथ, उनके साथ हुआ था। तो अब आप शायद पूछ सकते हो जी इनको कौन सा घाव दिया गया और घाव देकर अब उपचार किया जा रहा है? मैंने बताया था बेटा, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद की बात, रिवॉल्यूशन हुई थी रशिया में। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? लीग ऑफ नेशंस बनाई गई थी। इस सोवियत यूनियन का पुराना नाम क्या? लीग ऑफ नेशंस ही था। और क्या अपनाया गया था? कैपिटलिज्म को हटा के सोशलिज्म अपनाया गया। कैपिटलिज्म को हटा के क्या सोशलिज्म अपनाया गया? नहीं अपनाया गया। तो ये है वो घाव, ये है वो घाव। और ये घाव कब तक चलता रहा है जी? जख्म जो दिया गया कब तक? टिल द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, टिल द एंड ऑफ ए कोल्ड वॉर। और अब क्या कह दिया गया कि अब हम कैपिटलिज्म को अपनाएंगे। अब हम क्या? कैपिटलिज्म को अपनाएंगे। तो सोशलिज्म का एक घाव दिया गया और कैपिटलिज्म नाम की एक दवाई से क्या उपचार करने का प्रयास किया जा रहा है या नहीं? अब समझ रहे हो क्या? सोशलिज्म नाम का घाव मिला है और कैपिटलिज्म नाम की दवाई लगाई जा रही है। दैट इज घाव देकर उपचार करना इज बेसिकली व्हाट? शोक थेरेपी। पेपर में मतलब लिख के आना ये, अगर पूछ ले व्हाट इज शोक थेरेपी, घाव देकर उपचार करना। और सो कोड आप लोग मैसेज लैंग्वेज मत करना, GHAO घाव, DEKR देकर उपचार करना। हीरो समझ रहा है? हाँ बगल वाला भी, आप भी बोला सर आपने कहा था पेपर में प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए। क्या मैंने बताई? पेनफुल ट्रांजिशन फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म, फ्रॉम सोशलिज्म टू व्हाट? कंफर्म है? दिस इज शोक थेरेपी, दिस इज व्हाट बेटा जी? शोक थेरेपी। तो ये लगा लीजिए जो सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज थी, सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज कौन? जो सोवियत ब्लॉक से अलग हुई हैं। तो जो स्पीड थी, जो इंटेंसिटी थी शोक थेरेपी की, हर कंट्री में डिफरेंट थी, एक जैसी नहीं चल रही थी शोक थेरेपी बेटा। अगर आप लोग ये कहे कि जी जितनी भी कंट्री सोवियत ब्लॉक से अलग हुई हैं, हर कंट्री के अंदर जो स्पीड एंड इंटेंसिटी है शोक थेरेपी की, क्या वो एक जैसी है? नहीं, वो एक जैसी नहीं है। लेकिन हां एक सिमिलैरिटी बेटा, क्या? जो एक बेसिक स्ट्रक्चर था शोक थेरेपी का वो सभी में सेम था। वो सभी में क्या था जी? सेम। मैं कहूं सिमिलर था। इंटेंसिटी अलग है, स्पीड अलग है, लेकिन जो एक बेसिक प्लेटफॉर्म में कहूं, बेसिक स्ट्रक्चर जो मैं कहूं शोक थेरेपी का, वो सभी कंट्रीज के अंदर सिमिलर था। वो सभी कंट्रीज में क्या था जी? सिमिलर था। तो जितनी भी ये कंट्रीज थी बेटा, ये टोटल शिफ्ट कर रही थी कहां से? सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ। सोशलिज्म से कहां बेटा जी? कैपिटलिज्म की तरफ। तो ये लगा लीजिए एक तरह से अगर देखा जाए सोवियत ब्लॉक के टाइम पे जो स्ट्रक्चर तैयार किए गए थे, उन स्ट्रक्चर्स को, उन सिस्टम्स को जड़ समेत बाहर निकालना था, रूट आउट करना था। मैं कहूं बिगनिंग से बिल्कुल एक नई शुरुआत के साथ चलना था। एक नई शुरुआत के साथ इन लोगों को अपना सफर क्या शुरू करना था बेटा। और सबसे बड़ी बात क्या? अब प्राइवेट ओनरशिप आएगी। क्या आएगी जी? प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेटाइजेशन होगा। क्योंकि कैपिटलिज्म के अंदर तो बेटा प्राइवेटाइजेशन किया जाता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा रोल किसका निकल के आता है? प्राइवेट सेक्टर का। किसका निकल के आता है बेटा जी? प्राइवेट सेक्टर का निकल के आया था। पहले कलेक्टिव फार्मिंग थी, पहले क्या थी? मतलब स्टेट ओन्ड फार्मिंग जिसको हम बोले, सरकार के अंदर, सरकार के रूल के अंदर। अब कलेक्टिंग फार्मिंग को रिप्लेस किया गया। कलेक्टिंग फार्मिंग को क्या किया गया बेटा जी? रिप्लेस किया गया। और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कैपिटलिज्म आया है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी क्या निकल के आया बेटे? कैपिटलिज्म निकल कर आया है। और ये जो ट्रांजिशन हुई है, तो मैं कहूं एक तरह का थर्ड वे निकल के आया है। क्या निकल के आया बेटा? थर्ड वे। क्या आया है? थर्ड वे निकल के आया है। मतलब अब स्टेट कंट्रोल्ड नहीं है, सोशलिस्ट नहीं है। समझ रहे हो या नहीं?
कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्टिंग की गई है। कंफर्म है? और मैं कहूं शोक थेरेपी के अंदर ये जो शोक थेरेपी आई है, ये जो ट्रांजिशन हो रहा बेटा सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ, एक ड्रास्टिक चेंज आया, जबरदस्त, जिसको मैं कहूं बदलाव निकल के आया था। एक्सटर्नल ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द इकोनॉमीज, मतलब जो वर्ल्ड लेवल की इकोनॉमीज चल रही थी उनका अब क्या रुख निकल के आएगा इस शोक थेरेपी की तरफ जो इन कंट्रीज के अंदर अब आई थी। अब ये लगा लीजिए डेवलपमेंट का मतलब क्या था? ज्यादा से ज्यादा व्यापार करना। डेवलपमेंट का मतलब क्या बेटा? ज्यादा से ज्यादा व्यापार करना, मोर एंड मोर ट्रेड। समझे या नहीं समझे? और एक सडन एंड मैं कहूं क्विक शिफ्टिंग हुई है किसकी तरफ बेटा? फ्री ट्रेड की तरफ। क्या जी? फ्री ट्रेड का मतलब क्या? पहले क्या था भाई, गवर्नमेंट जो है बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा के चलती थी, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस थे। इंटरनेशनल लेवल पे जब व्यापार किया जाता था, बोला भाई उन रिस्ट्रिक्शंस को कम किया जाए। उन रिस्ट्रिक्शंस को क्या किया जाए? कम किया जाए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह जो लगते बेटा, जब इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट कंट्रीज के बीच में जब व्यापार चलता है तो बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस लगाए जाते हैं। बोला भाई इनको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। इनको क्या करना पड़ेगा? कम। तभी तो डिफरेंट कंट्रीज आके हमारे साथ क्या करेंगी? व्यापार करेंगी। तो ये जो कंट्रीज थी जो सोवियत ब्लॉक से अलग हुई हैं, अब इन्होंने कैपिटलिज्म की तरफ रास्ता अपनाया और इन्होंने साफ साफ बात बोल दी थी कि डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब व्यापार होगा, जब ज्यादा से ज्यादा व्यापार होगा। समझे या नहीं समझे? तो फ्री ट्रेड पॉलिसी इन लोगों ने अपनाई। कौन सी पॉलिसी अपनाई है बेटा जी? तो मैं कहूं ओपननेस आ चुकी थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। निमंत्रण दिया जा रहा था डिफरेंट कंट्रीज को कि भाई आप लोग आइए और हमारे साथ व्यापार कीजिए, आप लोग आइए और हमारे साथ क्या व्यापार कीजिए। और कहीं ना कहीं जो करेंसी चल रही थी उसको भी कन्वर्ट किया गया। करेंसी कन्वर्टेबिलिटी भी हुई है, करेंसी की भी कन्वर्टेबिलिटी की जा रही। तो बेटे मैं जितनी बातें बता रहा हूं ना, ये सारी चीजें किसके अंदर आ रही हैं? शोक थेरेपी के अंदर आ रही है। किसके अंदर आ रही है बेटा? शोक थेरेपी के अंदर। तो एफडीआई नाम का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने लिया है। एफडीआई दैट इज व्हाट? ए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के आइए, विदेशी मुद्रा हमारे पास आएगी, इन्वेस्ट करेंगे। तो अब मैं इंडिया की बात करता हूं। एलन मस्क का सुना होगा आप लोगों ने, विजिट किया था और वो सोच रहा है कि भाई टेस्ला को एक मौका देते हैं कहां? इंडिया के लिए। तो जैसा कि कयास लगाए जा रहे हैं भाई कि एलन मस्क अपनी टेस्ला नाम की जो कंपनी है, एक प्लांट शायद इंडिया में लगाएगा, प्लांट लगाएगा, तो क्या एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग उनको देंगे? हमारे जो बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं उनको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? हमारा ह्यूमन रिसोर्स यूज करेगा, वो हमारी जगह को यूज करेगा, लेकिन बदले में क्या एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आएगा या नहीं आएगा? विद मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस, ज्यादा रूल एंड रेगुलेशन। तो ये चीजें बेटा जब सोवियत ब्लॉक की एंडिंग हुई, जो नए नए देश बाहर निकल के आए, शिफ्टिंग की जा रही है सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट अपनाए उन कंट्रीज ने कि भाई अब डेवलपमेंट का तो रास्ता अपनाना है। और इसी को क्या कहा जा रहा था? शोक थेरेपी। क्या कहा गया था बेटे? शोक थेरेपी। इसी में मैं कहूं जबरदस्त तरीका और जो शोक थेरेपी के अंदर आया था, शिफ्टिंग हो रही थी भाई कैपिटलिज्म की तरफ, हो रही थी या नहीं हो रही थी? तो जो पहले से बने हुए अलायंस थे ना, जिनके गठबंधन बन रखे थे पहले से, वो टूट के अब नए गठबंधन बन रहे थे। वो बोलते भाई आगे बढ़ना है तो पुराने रिश्तों को खत्म करके नए रिश्ते बनाने जरूरी हैं। और पुराने रिश्ते ऐसे जिन रिश्तों की वजह से बर्बादी हो गई हो। तो गालिब क्या खूब कहा आपने, ऐसे रिश्तों को मत निभाइए जो आपको बर्बाद कर दे। तो यहां किन रिश्तों की बात कर रहा हूं मैं, बता सकते हो? कि भाई बहुत हो गया सोशलिज्म, बहुत हो गया, अब नहीं, अब हमें नए संबंध बनाने होंगे, अब नए अलायंसेस की तरफ जाना होगा। समझे या नहीं समझे? और ऑब्वियस सी बात है, जो भी स्टेट निकल के आए हैं कहीं ना कहीं वो किसके साथ जुड़ना चाह रहे हैं? वेस्ट के साथ। किसके साथ जी? क्योंकि वेस्ट काफी डेवलपमेंट कर रहा था। या फिर मैं और बड़ी बड़ी इकोनॉमी का नाम लूं, लाइक चाइना और इंडिया भी मैं कहूं डेवलपिंग कंट्रीज की रेस में लगा हुआ था। तो ऐसी ही बहुत सारी डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्रीज के साथ ये पोस्ट सोवियत कंट्रीज जो आई,
ये अपने रिलेशनशिप के साथ मजबूत करने में लगे हुए थे बेटा। तो बेटा मेरे ख्याल से चैप्टर ये समझ आ गया। फिलहाल जहां तक मैंने चैप्टर करवाया है आपको, जो टॉपिक मैंने आज करवाया, आई थिंक वो आपको अच्छे से समझ आ गया है। अगर स्टिल कोई डाउट है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। एनी डाउट? मेरे ख्याल से तो कोई डाउट नहीं है। तो बेटा बाकी जो टॉपिक बचा है वो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए आप इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से तैयार करके आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करवाने से पहले जहां तक अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है, यहां से मैं आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस जरूर पूछूंगा। तो अच्छे से प्लीज तैयारी करके आना। किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, और कोई समस्या आए तो प्लीज आप मेरे से कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते बेटा। बाय।